आज की जो कहानी है वो ऑटो शंकर की है, जो कि मद्रास यानी आज के चेन्नई का सबसे खूंखार सीरियल किलर था और उसका नाम सुनते ही लोगों के अंदर दहशत पैदा हो जाती थी। पर ये जो ऑटो शंकर नाम था ये उसका असली नाम नहीं था, बल्कि उसका असली नाम गौरी शंकर था। और ये जो उसके गौरी शंकर से ऑटो शंकर बनने तक का सफर था, उसकी कहानी मैं शुरू से शुरू करता हूँ। गौरी शंकर का जन्म 4 मार्च 1955 को तमिलनाडु के वेल्लूर जिले में कांगयानालूर नाम की एक जगह में होता है। बचपन से ही उसे फिल्में देखने का काफी शौक था, पर क्योंकि बचपन में उसके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो अपने इस शौक को पूरा कर सके, इसलिए जब भी कोई नई पिक्चर रिलीज होती तो वो क्या करता कि जो पैसे उसकी माँ किचन में स्टील के डब्बे में छुपा कर रखती थी वो उन पैसों को चुरा लेता था। इसके बाद वो उन पैसों से फिल्मों की टिकट खरीदता और बहुत ध्यान से हर एक फिल्म देखता। आमतौर पर लोगों को फिल्मों में हीरो का कैरेक्टर पसंद आता है, लेकिन शंकर को अक्सर हीरो की बजाय जो विलन होता है वो ज्यादा पसंद आता था। और वो जब भी कोई फिल्म देखकर आता तो जैसा फिल्म में होता वो ठीक वैसा ही अपने दोस्तों के साथ नाटक करके दोहराता था, और यहां भी वो हर बार विलन का ही रोल प्ले करता था। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता है और गौरी शंकर बड़ा हो जाता है। बड़े होने के बाद रोजी रोटी की तलाश में साल 1974 में वो अपने घर से लगभग 140 किलोमीटर दूर तमिलनाडु की राजधानी मद्रास पहुंचता है, जिसे कि आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास पहुंचकर पहले तो वो कुछ वक्त तक दिहाड़ी पर पुताई वगैरह का काम करता रहा, लेकिन बाद में वो कुछ पैसे जोड़कर और इधर उधर से जुगाड़ करके एक ऑटो खरीद लेता है और उसे चलाने लगता है। इसी बीच होता यह है कि उस वक्त की तमिलनाडु की सरकार उसी साल यानी साल 1974 में शराब पर बैन लगा देती है, और इस चीज की वजह से गौरी शंकर की जिंदगी बदल जाती है। दरअसल होता यह है कि शराब की पाबंदी की वजह से अब उसकी कालाबाजारी शुरू हो गई थी और कई लोग अब शराब की तस्करी करने लगे थे। खासतौर से मद्रास में जो एक ताड़ी होती है जो कि ताड़ के पेड़ से निकलती है, वो लोग वक्त ज्यादा पीते थे क्योंकि शराब के मुकाबले वो सस्ती भी आती थी। आप में से जो बिहार के लोग होंगे उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगी कि ताड़ी क्या होती है, क्योंकि वहां भी ताड़ी का बहुत चलन है। तो जब राज्य सरकार ने तमिलनाडु में शराब पर बैन लगाया तो अब ताड़ी की डिमांड बढ़ गई, लेकिन सरकार ने फिर ताड़ी बेचने पर भी पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से अब उसकी भी तस्करी शुरू हो गई और लोग वक्त मन चाहे रेट पर उसे बेचने लगे। और आपको तो पता ही है कि जिसको पीने की लत होती है उसके लिए वो कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। शंकर के दिमाग में शुरू से ही यह था कि उसे जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, और इसी चाहत ने उसे भी शराब की तस्करी के धंधे में धकेल दिया। यहां पर दो चीजें उसके काम आई। पहला कि उसे पता था कि उसे अच्छी और सस्ती ताड़ी कहां से मिलेगी, और दूसरा कि उसके पास अपना एक ऑटो भी था। दरअसल उस दौरान ज्यादातर जो शराब की तस्करी होती थी वो ऑटो में ही हुआ करती थी, क्योंकि एक तो ऑटो हर गली हर मोहल्ले में घुस जाता है, और दूसरा कि पुलिस भी ऑटो की बहुत ही कम तलाशी लिया करती थी, क्योंकि उस वक्त ऑटो में रखकर शराब तस्करी करना एक नया ट्रेंड था जिसके बारे में पुलिस को बहुत बाद में पता चला। तो अब शंकर भी अपने ऑटो में महाबलीपुरम की तरफ से ताड़ी लेकर मद्रास में चोरी छुपे बेचने लगा, और इस शराब तस्करी के जरिए वो पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखता है। बाद में उसने अपने इस धंधे में अपने छोटे भाई मोहन को भी शामिल कर लिया, और फिर वो दूसरे राज्यों से अवैध शराब लाकर भी बेचने लगा। इस अवैध शराब की तस्करी की वजह से बहुत ही कम वक्त में शंकर को अच्छा खासा मुनाफा होता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब वो अपने उन शौकों को पूरा करता है जो उसने फिल्में देखकर पाली थी, चाहे वो अच्छे कपड़े हो, महंगी घड़ियां हो, महंगे जूते हो, या फिर महंगी मोटरसाइकिल। मतलब कि जिस भी चीज की उसे चाहत थी उसने वो सारे शौक पूरे किए। और फिर उसने जगदीश्वरी नाम की एक लड़की से शादी भी की, और अब उसकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। मगर तभी तमिलनाडु की सरकार बदलती है और साल 1981 में सरकार शराब और ताड़ी के ऊपर से बैन हटा देती है, जिसकी वजह से शराब तस्करी कम हो जाती है और अब उसमें उतना मुनाफा भी नहीं मिल रहा था। लेकिन तब तक गौरी शंकर ने यह तय कर लिया था कि अब आगे उसे क्या करना है, और उसका आइडिया भी उसे ऑटो चलाने के दौरान ही मिला था। दरअसल वो अक्सर रात के वक्त जो वेश्याएं होती है जो कि जिस्म फरोशी का धंधा करती थी, वो उन्हें अपने ऑटो से उनके दलाल के पास से ले जाकर कस्टमर तक पहुंचाया करता था, और इतने सालों में उसने भांप लिया था कि इस काम में बहुत मुनाफा है, इसलिए अब वो ये तय करता है कि वो भी इस जिस्म फरोशी के धंधे में उतरेगा। इसके लिए वो सबसे पहले क्या करता है कि अपने छोटे भाई मोहन, अपनी छोटी बहन के पति यानी बहनोई एल्डिन, और कुछ और लोग जिनके नाम शिवाजी, जयवेल्लू, राजारमन, रवि, पलानी और परम शिवम थे, उन सबको मिलाकर अपनी एक गैंग तैयार करता है। इसके बाद वो तिरुवन्नमयूर के पास पेरियार नगर इलाके में एक सरकारी जमीन को गैर कानूनी तरीके से 10,000 रुपए में खरीदता है और उस जमीन पर छप्पर डालकर अपना कोठा शुरू करता है। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ उसका जिस्म फरोशी का धंधा चल पड़ता है, और जब धंधा चलने लगता है तो वो एलबी रोड पर भी एक कोठा खोल देता है। अब शंकर इधर अपना कोठे का धंधा संभालता और उधर उसका भाई मोहन शराब का। कहते हैं कि कोई भी अवैध काम, चाहे वो अवैध तरीके से शराब बेचना हो या कोठा चलाना, वो बिना पुलिस की मिलीभगत के नहीं चल सकता, और यहां भी वही होता है। शंकर पुलिस वालों का मुंह बंद रखने के लिए उन्हें खूब पैसे खिलाता और उनकी नाक के नीचे सारे अवैध काम करता। बाद में उसने कई फिल्म स्टार और नेताओं को भी लड़कियों की सप्लाई की और उनकी ख्वाहिशें पूरी की, जिसकी वजह से अब उसका नेताओं में भी उठना बैठना शुरू हो गया। इस जिस्म फरोशी के धंधे से उसके पास अंधा पैसा आने लगता है, जिसके बाद वो इन पैसों से पेरियार नगर के गांधी गली में अपना एक आलीशान घर भी बनवाता है, और उसकी ओपनिंग में भी वो कई बड़े पुलिस अधिकारी और नेताओं को बुलवाता है, जिसकी वजह से उसका रुतबा और बढ़ जाता है। धीरे धीरे उसका दबदबा इतना बढ़ गया कि पेरियार नगर के जो लोकल लोग थे उन्हें जब भी कोई परेशानी होती तो वो पुलिस की बजाय शंकर के पास ही जाते, और शंकर उनकी परेशानी हल भी कर देता था।
उसकी पहुंच का आलम यह था कि एक दिन तो वो डीआईजी रैंक के ऑफिसर की गाड़ी लेकर ही पेरियार नगर पहुंच गया और उस गाड़ी में उसने धंधा करने वाली लड़कियां और अवैध शराब भर रखी थी। तो सोचिए उस वक्त उसका कितना रुतबा होगा कि वो एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर की गाड़ी को भी अवैध काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। खैर वक्त बीतने के साथ जब उसका धंधा बढ़ने लगा तो धंधे के साथ साथ लड़कियां भी बढ़ने लगी और इसी दौरान साल 1986 में उसके कोठे पर एक नई लड़की आती है जिसका नाम था सुमाती और उसे देखते ही शंकर का दिल उस पर आ जाता है। इसके बाद वो उसके पास जाता है और कहता है कि उसे धंधा करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो उसे अपने साथ अंदर कमरे में लेकर जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और पहले से शादीशुदा होने के बावजूद भी उससे दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन जब यह बात उसकी पहली पत्नी जगदीश्वरी को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी औरत ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी कोई सौतन आए, और इस बात पे वो शंकर से खूब लड़ती है। पहले कुछ दिनों तक तो शंकर उसे इग्नोर करता रहा, लेकिन जब एक दिन लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो गुस्से में अपनी पत्नी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि वो अपने काम से काम रखे और उसके काम में अपनी टांग ना अड़ाए, वरना वो उसे जान से मार डालेगा। जिसके बाद उसकी पत्नी शांत हो जाती है और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अब यह गौरी शंकर का पैटर्न बन गया था कि जब भी उसके कोठे पर कोई सुंदर लड़की आती तो वो उसे अपने लिए रख लेता और उनसे शादी कर लेता। अगले कुछ महीनों के अंदर ही वो एक के बाद एक अपनी पहली शादी के अलावा 4 और शादियां कर लेता है और सबको अपनी हवस मिटाने के लिए रखने लगा। लेकिन अब धीरे धीरे हुआ ये कि उसके अंदर की ये हैवानियत बढ़ने लगी और अब वो जानवरों जैसी हरकत करने लगा। एक दिन जब वो अपनी तीसरी पत्नी जिसका नाम विजया था उसके साथ जब वो फिजिकल रिलेशन बना रहा था तो उस दौरान वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। पहले तो वो विजया के पूरे शरीर पर दांत से जोर जोर से काटने लगता है और फिर वो सिगरेट से उसके शरीर और उसके प्राइवेट पार्ट को दागने लगता है, और जब वो दर्द की वजह से चिल्लाती तो शंकर को और मजा आता। शुरुआत में कुछ दिनों तक तो विजय ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, मगर जब शंकर का ये रोज का काम हो गया तो एक दिन वो परेशान होकर उसके चंगुल से भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन शंकर को उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसकी और भी पत्नियां थी। कुछ दिनों बाद उसकी इन्हीं जानवरों जैसी हरकतों की वजह से उसकी एक और पत्नी मधु भी भाग गई और शंकर को उसके जाने से भी कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। इसी बीच एक दिन जब शंकर मद्रास में ही माउंट रोड पर देवी थिएटर के पास पाल्स नाम के एक कैबरे में जाता है तो वहां उसकी मुलाकात ललिता नाम की एक लड़की से होती है जो कि उस बार में डांस किया करती थी। उसे देखते ही शंकर उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और कुछ दिनों की मुलाकात के बाद ही वो उससे भी शादी कर लेता है और ये उसकी छठी शादी थी। ललिता जो है वो काफी खूबसूरत थी, इसलिए वो उसके ऊपर खूब पैसे लुटाता और उसने उसको रहने के लिए कालाक्षेत्र रोड पर एक किराए का घर लेकर भी दिया था जो कि पेरियार नगर के पास ही था और उसके घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर था। शुरुआत में कुछ महीनों तक तो शंकर ललिता के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आया, लेकिन फिर उसने उसके साथ भी वही जानवरों जैसा सुलूक करना शुरू कर दिया और उसके शरीर को भी सिगरेट से जलाने लगा, जिसकी वजह से अब ललिता भी उससे तंग आ गई। इसलिए सितंबर 1987 में एक दिन वो शंकर के एक गैंग मेंबर सुदालाई के साथ भाग गई। सुदालाई जो है वो दरअसल वहीं ललिता के घर के पास ही रहता था और इधर जब शंकर उसे टॉर्चर करने लगा था तो इसी दौरान वो सुदालाई के करीब आ गई और फिर उसकी मदद से वो उसके साथ भाग गई। जब यह बात शंकर को पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है और यह पहली बार था जब किसी के भागने से उसे गुस्सा आया था, क्योंकि एक तो वो ललिता को बहुत चाहता था क्योंकि वो काफी सुंदर थी, और दूसरा कि वो उसका कैमरा और 7,300 रुपए लेकर भी भागी थी जो कि उस जमाने में काफी बड़ी रकम थी। और एक और जो सबसे बड़ा कारण था उसके गुस्सा होने का और जिसका उसे सबसे ज्यादा मलाल था वो ये था कि ललिता उसके साथ भागी जो कि उसी के गैंग का एक छोटा मोटा मेंबर था। इस चीज से उसका ईगो हर्ट हो जाता है और उसे अंदर से बहुत ही बेइज्जती सी महसूस होती है, इसलिए वो ठान लेता है कि वो ललिता को ढूंढ कर ही छोड़ेगा। इसके बाद वो क्या करता है कि पहले तो तिरुवन्नमयूर पुलिस स्टेशन जाकर सुदालाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है कि वो उसकी बीवी, उसका कैमरा और उसके 7,300 रुपए लेकर भाग गया, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाशी शुरू कर देती है और फिर इधर वो खुद भी अपने गैंग मेंबर के साथ ललिता की तलाश में निकल जाता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते मद्रास से बेंगलोर तक पहुंच जाता है, पर ललिता उसे कहीं नहीं मिलती। तभी करीब 1 महीने बाद 27 अक्टूबर 1987 की एक रात शंकर के पास पल्लावरम पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर हरि का फोन आता है और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने ललिता और सुदालाई को पकड़ लिया है। यह खबर सुनते ही शंकर की आंखें चमक जाती है और वो अपने गैंग मेंबर के साथ उसी रात पल्लावरम पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सुदालाई को तो कुछ नहीं कहता, पर वो ललिता को वहां से जबरदस्ती खींचकर अपने साथ लेकर निकल जाता है। इसके बाद वो रात करीब 10 बजे ललिता को अपने साथ लेकर पेरियार नगर वाले घर में पहुंचता है और अपनी पत्नी जगदीश्वरी से पहली मंजिल की चाबी लेकर ऊपर वाले कमरे में जाता है और बाकी के जो लोग थे वो वहीं सीढ़ी के पास ही रुक जाते हैं। ऊपर जाने के बाद पहले तो वो शराब पीता है और ललिता को भी पिलाता है, फिर वो उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है और इन सब में 27 अक्टूबर की वो तारीख भी बीत जाती है और रात 12 बजे के बाद अगला दिन यानी 28 अक्टूबर 1987 की तारीख आ जाती है। तो अब जब अपनी हवस पूरी करने के बाद शंकर का मन भर जाता है, तब जाकर वो उससे पूछता है कि वो उसे छोड़कर सुदालाई के साथ क्यों भागी। इस बात पे ललिता कहती है कि वो उसके साथ इसलिए भागी क्योंकि वो सुदालाई से प्यार करती है। ये जवाब सुनते ही उसके सीने में आग लग जाती है और उसके अंदर का जानवर जाग जाता है और वो गुस्से में ललिता को पीटने लगता है। ललिता भी गुस्से में उसके ऊपर टूट पड़ती है और दोनों के बीच गुत्थम गुत्था होने लगती है।
इसी बीच शोर सुनकर शंकर का भाई मोहन और उसका बहनोई एल्डिन भी कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद मोहन ललिता के बाल पकड़ता है और एल्डिन उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और शंकर ललिता का गला पकड़कर उसे दबाने लगता है और वो उसका गला तब तक दबाता रहता है जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक जाती। थोड़ी देर बाद जब शंकर ललिता का गला छोड़ता है तो देखता है कि उसकी लाश उसके सामने पड़ी है और ये उसका पहला मर्डर था, क्योंकि आज से पहले उसने भले ही कई गैरकानूनी काम किए थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने कोई हीनियस क्राइम किया था। खैर थोड़ी देर बाद जब ये कंफर्म हो जाता है कि ललिता मर चुकी है तो शंकर का दिमाग तेजी से चलने लगता है और अब वो लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए उसके बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वो ललिता की बॉडी को अपने ऑटो में रखता है और अपनी गैंग के साथ उसे लेकर अपने भाई मोहन के शराब के अड्डे पर पहुंचता है। फिर वो उसी रात लगभग 2:30 बजे के करीब अपने भाई मोहन को भेजकर एक मिस्त्री को बुलवाता है। जब वो मिस्त्री शराब के अड्डे पर पहुंचता है तो शंकर उससे एक 5 फुट लंबा और 3 फीट गहरा गड्ढा खोदने को कहता है और ताकि उसे कोई शक न हो इसलिए वो उससे कहता है कि इस गड्ढे में उसे अवैध शराब छुपानी है। खैर गड्ढा खोदने के बाद जब वो मिस्त्री वापस चला जाता है तब वो उस गड्ढे में ललिता की लाश को उसके कपड़ों और जैकेट समेत दफना देता है और दफनाने से पहले जो सोने की चैन और इयररिंग्स ललिता ने पहन रखी थी वो उसे निकाल लेता है। इसके बाद सुबह करीब 8 बजे वो एक बार फिर उसी मिस्त्री को बुलवाता है जिसे उसने रात को बुलवाया था और जो गड्ढा उसने खोदा था उसके ऊपर पलस्तर करवा देता है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद शंकर की जिंदगी में वापस अब सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलने लगता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मगर उधर सुदालाई परेशान था क्योंकि उसे ललिता के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद जब उसे ललिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो उसे लग जाता है कि शंकर ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए अब उसने इस चीज के लिए शंकर से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि उसने उससे उसका प्यार छीन लिया था। हालांकि उसे अभी तक यह नहीं पता था कि वो मर चुकी है। शंकर से बदला लेने के लिए उसने अब क्या किया कि 1-2 लोगों के साथ मिलकर उसने भी जिस्म फरोशी का धंधा खोल लिया और शंकर के जो कस्टमर थे उन्हें कम रेट देकर फंसाने लगा। अगले करीब 4 महीनों तक सुदालाई ने शंकर के अच्छे खासे कस्टमर को फंसा लिया था, मगर तभी यह बात शंकर को पता चल जाती है और वो अब उसकी तलाश करने लगता है। 28 फरवरी 1988 की रात को शंकर अपने गैंग मेंबर के साथ ऐसे ही कार में घूमने के लिए निकला हुआ था और जब वो लोग ताज होटल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होटल के नीचे से सुदालाई और उसका एक साथी रवि वहां से शंकर के कस्टमर को फंसा रहा था और ये देखते ही गौरी शंकर का पारा हाई हो गया। उसने उस वक्त तो सुदालाई को छोड़ दिया था जब वो ललिता को लेकर भागा था, लेकिन अब जब वो उसके धंधे में भी अपनी टांग अड़ाने लगा तो इस चीज ने आग में घी डालने का काम किया और अब शंकर ने उसे अच्छे से मजा चखाने का सोच लिया। इसके बाद वो अपने एक गैंग मेंबर बाबू को पूरा प्लान समझाकर उसे किसी भी तरह सुदालाई को अपने साथ पेरियार नगर वाले घर पर लाने को कहता है और खुद बाकी के लोगों के साथ वहां से निकल जाता है। इधर पूरा प्लान समझने के बाद जैसे ही बाबू सुदालाई के पास जाता है तो उसे देखते ही वो भागने लगता है, पर बाबू किसी तरह उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे भागने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उससे कुछ और मीठी मीठी बातें करके उसे रिलैक्स करता है और जब वो थोड़ा शांत हो जाता है तो उससे कहता है कि चलो चलकर शराब पीते हैं, जिसके लिए सुदालाई तैयार हो जाता है। इसके बाद बाबू सुदालाई को लेकर मोहन की शराब की दुकान पर जाता है जहां एल्डिन, मोहन और शिवाजी पहले से ही मौजूद थे। फिर थोड़ी देर वहीं बैठकर शराब पीने के बाद ये लोग अपनी अगली चाल चलते हैं और सुदालाई से कहते हैं कि शंकर अन्ना उससे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही सुदालाई थोड़ा डर जाता है और कहता है कि वो शंकर से नहीं मिलेगा क्योंकि शंकर उससे बहुत गुस्सा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, शंकर तुमसे गुस्सा नहीं है, वो तो सिर्फ तुमसे मिलकर पहले दोनों के बीच जो कुछ भी गलतफहमी हुई उसे बस दूर करना चाहते हैं। इसी बीच वो पूछ लेता है कि ललिता कहाँ है, तो वो कहते हैं कि उसे कोई और मिल गया और वो उस आदमी के साथ भाग गई और ऐसी औरत के चक्कर में पुरानी दोस्ती क्यों खराब करनी, इसलिए चलो बाकी की जो कुछ भी गलतफहमियां हैं वो वहीं चलकर सुलटा लेंगे। सुदालाई को उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर यकीन हो जाता है और वो उनकी बातों में आकर शंकर से मिलने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सारे उसी रात पेरियार नगर में शंकर के घर पहुंचते हैं और वहां शंकर भी सुदालाई से बड़े प्यार से मिलता है। फिर वो सारे लोग ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और बैठकर शराब पीने लगते हैं और शंकर सुदालाई के लिए डिनर में अच्छे अच्छे खाने भी मंगवाता है। खैर जब सारा खाना पीना करने के बाद सुदालाई बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि शंकर अब उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, तभी रात करीब 9 बजे के आसपास शंकर अचानक से ललिता का टॉपिक छेड़ देता है और उससे पूछता है कि वो ललिता को अपने साथ कहां कहां लेकर गया था। इसके बाद वो जैसे ही ये बताने लगता है कि वो ललिता को लेकर कहां कहां गया था, शंकर के अंदर का जानवर जागने लगता है और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता शंकर गुस्से में उठता है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि पहले तो तूने मेरी लड़की चुराई और अब तू मेरा धंधा भी चुराना चाहता है। इससे पहले कि सुदालाई कुछ बोलता शंकर उसकी छाती पर अपना घुटना रख देता है। इसी बीच एल्डिन उसका पैर पकड़ लेता है और शिवाजी उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और बाबू एक तौलियों को घुमाकर उसके गले में डालकर उसे खींचने लगता है, जिससे वो सांस लेने के लिए भी तड़पने लगता है। इसके बाद शंकर उसके प्राइवेट पार्ट पर अंधाधुंध लात बरसाने लगता है। काफी देर मारने के बाद भी जब वो अपना दम नहीं तोड़ता तो मोहन अपने हाथ से उसका मुंह और नाक भी दबा देता है और शंकर लगातार उसके पूरे शरीर पर लात मारे जा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर अधमरा हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी सांसें भी रुक जाती है। मारने के बाद जो है शंकर उसकी लाश को जलाने का फैसला करता है और एल्डिन और मोहन को पेट्रोल लेने के लिए भेज देता है।
जिसके बाद एल्डिन और मोहन अपनी एक पुरानी टीवीएस 50 मॉडल की मोपेड में से पेट्रोल निकाल कर लाते हैं और इतने में बाकी के लोग सुदालाई की लाश को पहली मंजिल से उतारकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ले आते हैं। इसके बाद शंकर पहले तो सुदालाई की सोने की चैन और अंगूठी उतारता है और फिर सारा का सारा पेट्रोल उसके शरीर पर डाल देता है। इसके बाद वो एक सिगरेट जलाकर एक कश मारता है और फिर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में माचिस की जलती हुई तिल्ली सुदालाई की बॉडी पर फेंक देता है, जैसा कि वो अक्सर फिल्मों में देखा करता था। इसके बाद वो सभी लोग उसकी जलती हुई बॉडी को कमरे में ही छोड़कर दरवाजा और खिड़की बंद करके घर के बाहर आकर बॉडी के जलने का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर बाद जब बॉडी में लगी आग बुझ जाती है तब वो वापस कमरे में आते हैं और बॉडी के जो पार्ट्स नहीं जले थे उसे एक चादर में पैक करके एल्डिन की कार की डिग्गी में डालते हैं और रात करीब 2:30 बजे वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर मुट्टुकड़ू बोटयार्ड की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो बाकी के बॉडी के हिस्से को समुद्र में फेंक देते हैं और सुबह करीब 5:30 बजे वापस पेरियार नगर पहुंच जाते हैं। जब शंकर वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पूरा कमरा आग लगने की वजह से काला हो गया था। इसलिए वो उसी वक्त पेंटर और मिस्त्री को सोए में से उठाकर बुलवाता है और उनसे कमरे को रिपेयर करवाकर नया पेंट करवा देता है ताकि सारे सबूत मिट जाए और ताकि मिस्त्री और पेंटर को शक ना हो। इसलिए वो उन्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुना देता है और कहता है कि यह सब उसके बेड में आग लगने की वजह से हुआ है। खैर, इसके बाद अगले 2 दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, पर उसके अगले ही दिन सुदालाई का पार्टनर रवि, जो कि 2 दिन पहले सुदालाई के साथ ताज होटल के नीचे से कस्टमर फंसा रहा था, वो शंकर और मोहन के घर पहुंच जाता है और सुदालाई के बारे में पूछने लगता है कि वो कहां है। पहले दिन तो वो रवि को बहला फुसलाकर वापस भेज देते हैं कि वो कहीं गया होगा, आ जाएगा, लेकिन एक मरा हुआ इंसान कहां से वापस आएगा। इसलिए जब सुदालाई 1-2 दिन बाद भी वापस नहीं आया तो रवि एक बार फिर शंकर के पास पहुंच गया और सुदालाई के बारे में पूछने लगा और शंकर ने इस बार भी गोलमोल जवाब देकर उसे वापस भेज दिया। लेकिन अब यह रवि का रूटीन बन गया था। वो हर 2-3 दिन में शंकर के पास जाकर सुदालाई के गायब होने की वजह पूछने लगा और शंकर उसके बार बार आने और उसके सवालों से तंग आ गया था। 14 मार्च 1988 को भी, यानी सुदालाई के मरने के 15 दिन बाद, रात करीब 9 बजे वो एक बार फिर शंकर के छोटे भाई मोहन के घर, जो कि रंगनाथपुरम में था और जो कि शंकर के घर से बस थोड़ी दूरी पर ही था, वो वहां पहुंच गया और वहां पहुंचकर वो फिर सुदालाई के बारे में पूछने लगा। उस वक्त मोहन के घर पर मोहन के अलावा उसका बड़ा भाई गौरी शंकर, उसका जीजा एल्डिन, शिवाजी और बाबू भी मौजूद थे और वो सारे लोग वहां बैठकर शराब पी रहे थे। इस बार शंकर रवि के सवालों का जवाब देने की बजाय उसे सीधा अंदर बुला लेता है और उससे बड़े प्यार से बात करने लगता है। इसके बाद शंकर रवि को अपने साथ शराब पीने को कहता है, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है क्योंकि शायद फ्री की शराब हर किसी को अच्छी लगती है। फिर शंकर रवि को एक 100 रुपए का नोट पकड़ाकर उसे शराब लेने के लिए भेज देता है और जब वो शराब लेने बाहर जाता है तो इधर वो सारे मिलकर पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब रवि शराब लेकर वापस पहुंचता है तो अब वो सारे बैठकर शराब पीने लगते हैं और कुछ पैक पीने के बाद ही रवि को चढ़ जाती है और वो नशे में खुलकर बोलने लगता है। वो शंकर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब लोगों ने मिलकर ललिता और सुदालाई को मार डाला है। फिर वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये बात सिर्फ मुझ तक ही रहे तो मुझे एक ऑटो खरीद कर दे दो, नहीं तो मैं ये बात पुलिस स्टेशन में भी जाकर बता सकता हूँ और फिर आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम सब लोग ही होंगे। रवि ने नशे में यह बात बोल तो दी, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो गलत आदमी को ब्लैकमेल कर रहा है। खैर, उसकी ये बात सुनकर शिवाजी उससे कहता है कि उसे ऐसे ऑटो की डिमांड नहीं करनी चाहिए, तो रवि उससे कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। ये बात सुनकर शिवाजी को गुस्सा आ जाता है और वो रवि को एक जोरदार तमाचा मारता है और फिर वो सारे मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी देर उसको मारने के बाद एल्डिन उसके बाल पकड़कर उसे खींचकर बाथरूम की तरफ ले जाता है। इसके बाद उसे भी ठीक उसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाता है जैसे उसके पार्टनर सुदालाई को मारा गया था। एक आदमी उसके हाथ पकड़ता है, एक उसके पैर, एक उसके मुंह और नाक को दबाता है, एक उसकी छाती पर बैठ जाता है और एक आदमी तौलिए से उसका गला दबाने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही रवि दम तोड़ देता है। उसको मारने के बाद वो उसी रात एक दूसरे मिस्त्री को बुलवाते हैं और उसे भी शराब छुपाने के लिए बोलकर बाथरूम के पास एक गड्ढा खुदवाते हैं और उसके जाने के बाद वो लोग रवि की लाश को उस गड्ढे में दफनाकर उसे बंद कर देते हैं और इस तरीके से वो रवि की कहानी भी खत्म कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही रवि की मां शंकर के पास पहुंच जाती है और अब वो उसके बारे में पूछने लगती है। अब वो फिर सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जब उन्होंने सुदालाई को मारा तो उसके पीछे रवि आ गया और जब उन्होंने उसे भी मार दिया तो अब उसके पीछे उसकी मां आ गई। वो सोचते हैं कि ऐसे तो कोई ना कोई आता ही रहेगा और वो ऐसे कब तक लोगों को मारते रहेंगे। लेकिन तभी मोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो क्या करता है कि रवि के नाम से उसकी मां को एक खत भेजता है और उसमें लिखता है कि वो नौकरी की तलाश में बॉम्बे निकल गया है और कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा। उनका ये आइडिया काम कर गया और जब ये खत रवि की मां को मिला तो अब उन्होंने उन लोगों से रवि के बारे में पूछना बंद कर दिया। तो अब जब शंकर की सारी टेंशन खत्म हो गई तो वो फिर से अपने धंधे को बिना किसी के टांग अड़ाए चलाने लगा और उस वक्त उसका ये जिस्म फरोशी का धंधा अपने ऑल टाइम हाई पर था और उसके पास पैसा भी खूब आ रहा था। लेकिन तभी तारीख आती है 29 मई 1988 की। 29 मई 1988 को शंकर के कोठे पर काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम अनीता था, वो दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास एक कस्टमर को सर्विस देकर वापस पेरियार नगर आ रही थी और एलबी रोड पर उतरने के बाद अनीता वहां से पैदल ही पेरियार नगर जाने लगी। लेकिन तभी उसके करीब आकर एक ऑटो रुकता है और उसमें से 3 आदमी उतरते हैं और वो तीनों अनीता को छेड़ने लगते हैं और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं।
ये तीनों लोग आपस में दोस्त थे और इनके नाम थे संपत, मोहन और गोविंदराज, और ये तीनों वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर मंदावली में रहते थे। तो जब ये तीनों एलबी रोड पर अनीता से बदतमीजी करने लगे तो एल्डिन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो भी अनीता के साथ ही था, मगर उन तीनों ने मिलकर एल्डिन की पिटाई कर दी, इसलिए वो वहां से भाग गया। इसके बाद वो भागता भागता शंकर के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है, और ये बात सुनते ही शंकर की आंखों में खून उतर आता है, क्योंकि ये दूसरी बार था जब उन्होंने अनीता को छेड़ा था। दरअसल उन तीनों आदमियों ने 6 दिन पहले भी अनीता के साथ रास्ते में बदतमीजी करने की कोशिश की थी, और अनीता के अलावा भी और कई लड़कियों को होटल से निकलते वक्त वो छेड़ा करते थे। इसके अलावा शंकर जिन लॉज में अपनी लड़कियां भेजता था, वो तीनों आदमी उन लॉजों में जाकर उनके मैनेजर को भी धमकाते थे कि वो ऐसी लड़कियों का लॉज में आना बंद कर दें। शंकर को पहले भी इन लड़कों की शिकायतें आती थी, पर वो उन्हें उस वक्त इग्नोर कर देता था, पर इस बार उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो उसी वक्त लाठी डंडे लेकर अपनी गैंग के साथ एलबी रोड पहुंच जाता है। इसके बाद वो सरेआम पब्लिक के सामने ही अपनी गैंग के साथ मिलकर उन तीनों आदमियों को घेरकर उनकी डंडों से खूब पिटाई करता है। फिर शंकर अपनी गैंग के साथ उन तीनों को लेकर मोहन के अवैध शराब के अड्डे पर पहुंचता है, और वहां एक बार फिर सारे मिलकर उन तीनों को डंडों से खूब मारते हैं, और तब तक मारते हैं जब तक कि वो तीनों खून से लथपथ और अधमरे नहीं हो जाते। इसके बाद शाम करीब 5 से 5:30 बजे के आसपास शंकर खून से लथपथ उन तीनों लोगों को ऑटो में भरता है और उन्हें लेकर गांधी गली में अपने घर पहुंचता है, और फिर उन्हें घर के स्टोर रूम में डालकर बाहर से ताला लगा देता है। पर इस बार उसे ऐसा करते हुए बहुत से लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने कोई खूनी हरकत दिन की रोशनी और सबके सामने की थी, इसलिए शंकर के घर के आगे लोगों की भीड़ लग गई थी। लेकिन शंकर को पता था कि उसका इतना दबदबा है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इसी घमंड और गुरूर में वो बाकायदा उन तीनों को स्टोर रूम में बंद करने के बाद खून से लथपथ कपड़ों में ही बाहर आता है और सबको धमकी देता है कि किसी ने भी अगर अपना मुंह खोला तो उसका भी यही हश्र होगा, जिसे सुनते ही वहां की सारी भीड़ गायब हो जाती है। इसके बाद रात करीब 10 बजे शंकर उन तीनों की हालत चेक करने के लिए स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है, तो देखता है कि उन 3 लोगों में से 2 संपत और मोहन पहले ही मर चुके हैं, पर उनमें से एक गोविंदराज अभी भी जिंदा था और दर्द से कराह रहा था। शंकर सोचता है कि जब 2 लोग मर चुके हैं तो उसको जिंदा रखकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बाद में उनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए शंकर उसी वक्त गोविंदराज का भी गला दबाकर उसे मार डालता है। इसके बाद शंकर अपनी गैंग के साथ रात करीब 1:30 बजे उन तीनों की लाश लेकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो कि वहीं पास में ही बन रही थी वहां पहुंचता है, और उस बिल्डिंग के बेसमेंट में गड्ढा खोदकर उन तीनों को वहां दफना देता है, और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। लेकिन उधर जब ये तीनों लोग वापस घर नहीं पहुंचते तो उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। 2 दिन बाद जब वो इस चीज की खबर देने और रिपोर्ट लिखवाने तिरुवन्नमयूर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस कहती है कि यहाँ तो ऐसी कोई मारपीट की घटना हुई ही नहीं, और वहां की पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती और उन लोगों को वापस भेज देती है। तो अब तक शंकर कुल मिलाकर 6 मर्डर कर चुका था, जिनमें से जो पहले 3 मर्डर थे उनके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, और बाकी के 3 मर्डर का पता होने के बावजूद भी पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि पुलिस भी शंकर के एहसान तले दबी थी, और कई बार इसी करप्ट सिस्टम और पुलिस की वजह से अपराधी खुले में घूमते रहते हैं, और शंकर भी आराम से खुले में घूम रहा था। मगर तभी अचानक से मद्रास के अंदर एक नई घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल होता यह है कि मद्रास में पिछले कुछ महीनों के अंदर ही एक के बाद एक लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब होने लगती हैं। कहां गायब हुई किसी को नहीं पता, और जब उनके घर वाले पुलिस स्टेशन जाते तो पुलिस भी अपना काम अच्छे से नहीं करती और कहती कि इधर उधर कहीं गई होंगी, आ जाएंगी। लेकिन वो लड़कियां कभी वापस नहीं लौटी, और ऐसा करते करते कुल 9 लड़कियां गायब हो जाती है, और तब जाकर पुलिस की नींद खुलती है। अच्छा, उस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में भी काफी उठापटक चल रही थी। एमजी रामचंद्रन, जो कि साउथ के बहुत जाने माने एक्टर और पॉलिटिशियन थे, वो उस वक्त की सरकार में मुख्यमंत्री थे। लेकिन दिसंबर 1987 में उनकी मौत के बाद राजनीति में खींचातानी शुरू हो गई थी, और जब कोई बात नहीं बनती तो तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन की वजह से अब सारी पावर तमिलनाडु के गवर्नर के पास थी, और उस वक्त वहां के जो गवर्नर थे वो थे पीसी अलेक्जेंडर। तो जब साल 1988 में एक के बाद एक 9 लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आया तो लगा कि जरूर इसमें किसी सीरियल किलर का हाथ है, और जब यह बात गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया। उन्होंने इस मामले की तहकीकात के लिए एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसको कि मद्रास के डीआईजी यानी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल जाफर अली लीड कर रहे थे, और उस टीम ने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें कई दिनों की खोजबीन के बाद भी उन गायब हुई लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला, और न ही जिसने उन्हें गायब करवाया उनका। इसी बीच एक दिन होता यह है कि शांति नाम की एक लड़की मद्रास के ही टोंडियारपेट नाम के एक एरिया में रात के वक्त टेलर के पास से अपना काम करवाकर पैदल ही वापस घर लौट रही थी। उसी दौरान जब वो उस इलाके के एक ठेके के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक से उसके करीब एक ऑटो आकर रुकता है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उस ऑटो में से एक नकाबपोश आदमी उतरता है और उसे जबरदस्ती ऑटो में बिठाने लगता है। लेकिन वो लड़की हिम्मत दिखाती है और बचाव में शोर मचाने लगती है। उसका शोर सुनते ही जो लोग शराब की दुकान पर खड़े थे वो लोग उस लड़की को बचाने के लिए दौड़ते हैं, और जब वो नकाबपोश आदमी बहुत सारे लोगों को आते हुए देखता है तो वो उस लड़की को वहीं छोड़कर तेजी से वहां से निकल जाता है।
इसके बाद जब ये बात पुलिस तक पहुंचती है तो जो स्पेशल टीम उन मिसिंग लड़कियों को ढूंढने के लिए बनाई गई थी, उन्हें लगता है कि जरूर उस ऑटो का कनेक्शन उन मिसिंग लड़कियों से होगा और वो उस रात शांति को भी उसी इरादे से उठाने आए थे। इसलिए पुलिस की वो टीम तहकीकात के लिए सादी वर्दी में उस इलाके के उसी ठेके पर पहुंच जाते हैं जहां से शांति को उठाने की कोशिश की गई थी। और जब वो ठेके पर आए लोगों से पूछताछ करते हैं तो कुछ लोग दबी जुबान में गौरी शंकर का नाम लेते हैं और ये पहली बार था जब उस स्पेशल टीम की रडार में गौरी शंकर का नाम आया था। इसके बाद एसआईटी की टीम शंकर की कुंडली खंगालती है, पर कुछ करप्ट पुलिस वालों की मेहरबानी से उन्हें उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता जिसके बिना पर वो शंकर को उठाकर पूछताछ कर सके। मगर उसी दौरान इसके अलावा एक और ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से एसआईटी को शंकर को उठाने का मौका मिल जाता है। दरअसल जिन 3 आदमियों को शंकर ने सरेआम मार डाला था, उनके खिलाफ जब वहां की लोकल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी तो उनके घर वालों को लगा था कि अब वो लोग उन्हें कभी नहीं मिलने वाले। लेकिन उन तीनों आदमियों में से जो संपत था उसकी बीवी हार नहीं मानती और उसे यकीन था कि उसके पति के गायब होने के पीछे शंकर का ही हाथ है। इसलिए अपने पति और उसके 2 दोस्तों के गायब होने के लगभग 1 महीने बाद जून 1988 के एंड में वो अपनी शिकायत की अर्जी लेकर वहां के गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर के पास पहुंच जाती है। और जब इस अर्जी के जरिए ये बात उस स्पेशल टीम तक पहुंचती है तो उनका शक गौरी शंकर पर और बढ़ जाता है और अब उनके पास गौरी शंकर के खिलाफ एक लिखित शिकायत भी थी। इत्तेफाक से उनकी टीम में आरी नाम के एक ईमानदार कांस्टेबल भी थे और उन्हें शंकर के सारे ठिकानों का पता था। इसलिए अब उस टीम ने कांस्टेबल आरी की इंफॉर्मेशन की मदद से शंकर और उसकी गैंग पर नकेल कसनी शुरू कर दी। जिसके बाद 6 जुलाई 1988 को पुलिस तांबाराम बस स्टैंड से शंकर के एक गैंग मेंबर बाबू को अरेस्ट करती है और अब उससे पूछताछ शुरू होती है। लेकिन वो शंकर के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलता, जिसके बाद पुलिस उसे डराती और धमकाती है और कहती है कि या तो तुम सरकारी गवाह बन जाओ या फिर अपनी फांसी के लिए तैयार रहो। यह सुनकर बाबू टूट जाता है और वो पुलिस का साथ देने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो पुलिस को पूरी कहानी सुनाता है और तब जाकर पुलिस को गौरी शंकर के बारे में पता चलता है कि वो कोई आम कातिल नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। तो अब जब पुलिस के सामने शंकर का सारा काला चिट्ठा खुल गया तो इसके अगले ही दिन यानी 7 जुलाई 1988 को पुलिस गौरी शंकर को भी उसके परियार नगर वाले घर से अरेस्ट कर लेती है। और जब पुलिस उसके घर की तलाशी करती है तो एसआईटी को उसकी एक और कहानी के बारे में पता चलता है। दरअसल शंकर अपने पास एक डायरी मेंटेन करता था और उस डायरी में उसने अब तक जितने भी कत्ल किए थे उसकी सारी जानकारी थी। साथ में जिन जिन पुलिस अधिकारियों और नेताओं के साथ उसके गठजोड़ थे उसकी भी सारी डिटेल्स उसने उस डायरी में लिख रखी थी। उस डायरी के अंदर से उन्हें शंकर के साथ खिंचवाई हुई अलग अलग रैंक के पुलिस वालों और नेताओं की भी फोटो मिलती है और उसने किसको कितने पैसे दिए वो भी उस डायरी में लिखा हुआ था। यहां तक कि उस डायरी में उसने कई अधिकारियों और नेताओं की अपनी वेश्याओं के साथ कुछ प्राइवेट फोटो को भी सबूत के तौर पर रखा हुआ था ताकि आगे चलकर जब इसकी जरूरत हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। तो जब एसआईटी को वो डायरी मिली तब उन्हें भी उसके पुलिस और नेताओं के बीच के घालमेल का पता चला। कहते हैं कि उनमें से कई चीजें तो कभी बाहर आई ही नहीं क्योंकि इसमें उन्हीं के डिपार्टमेंट और ऊपर बैठे अधिकारियों की बदनामी होती, इसलिए जितने भी बड़े बड़े लोग इस नेक्सस में शामिल थे उन्हें बचा लिया गया। जिन नेताओं के नाम थे उन्हें दबा दिया गया। बस जो छोटे मोटे पुलिस वाले थे सिर्फ उन पर इसकी गाज गिरी। लगभग 12 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और इनमें से जो सबसे बड़ा अफसर था जिसे सस्पेंड किया गया था वो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट था जिसे पहले एक बड़ी छुट्टी पर भेजा गया और फिर बाद में सस्पेंड कर दिया गया। खैर गौरी शंकर के बाद पुलिस ने उसके भाई मोहन और बहनोई एल्डिन को भी गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो पहले एल्डिन टूटा, फिर मोहन और लास्ट में जब शंकर के पास कोई चारा नहीं बचा तो वो भी टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। बाद में पुलिस ने उसकी गैंग के बाकी के मेंबर्स को भी एक एक कर गिरफ्तार कर लिया और सबका बयान दर्ज करने के बाद पुलिस सबूत इकट्ठा करने में लग गई। जिसके बाद इन लोगों की निशानदेही पर जमीन के अंदर से 5 लाशें बरामद की गई। उनमें से एक लाश ललिता की थी, एक रवि की और 3 लाश उन 3 आदमियों मोहन, संपत और गोविंदराज की थी। सुधालाई की लाश कभी बरामद नहीं हुई क्योंकि शंकर ने उसे जलाकर बाकी के हिस्से को समुद्र में फेंक दिया था। इसके अलावा फोरेंसिक टीम ने भी शंकर के खिलाफ कई और सबूत बरामद किए। उधर जब यह खबर मीडिया के जरिए बाहर आई तो यह खबर पढ़कर पूरा मद्रास दहल उठा और देखते ही देखते यह खबर मद्रास से होते हुए पूरे भारत में आग की तरह फैल गई और जिसने भी गौरी शंकर के सीरियल किलिंग के बारे में पढ़ा उसके अंदर दहशत फैल गई। उसी वक्त उसके मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए मीडिया ने उसे एक नया नाम दिया जो कि लोगों के दिलों में बैठ गया और वो नाम था ऑटो शंकर, क्योंकि वो अपने सारे काम, चाहे वो अवैध शराब बेचना हो, लड़कियां सप्लाई करना हो या फिर मर्डर करना, उन सभी कामों के लिए वो ऑटो का ही इस्तेमाल करता था। खैर इधर सारे सबूतों और गवाहों को इकट्ठा करने के बाद मद्रास पुलिस निचली अदालत में गौरी शंकर को मिलाकर कुल 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है जिसमें कि गौरी शंकर को मुख्य आरोपी बनाया जाता है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद इन सभी को जुडिशियल कस्टडी पर मद्रास सेंट्रल जेल भेज दिया गया जो कि देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण जेलों में से एक जेल था और वो इसलिए क्योंकि जब भी किसी को सेल्यूलर जेल यानी काला पानी की सजा होती तो वहां ले जाने से पहले कुछ दिनों तक उन्हें इसी जेल में रखा जाता था। हालांकि साल 2009 में इस जेल को बंद कर दिया गया। तो अब शंकर और उसकी गैंग का नया घर यही मद्रास सेंट्रल जेल था और वो सभी वहां रहकर अपने ट्रायल शुरू होने का इंतजार करने लगे और इसी बीच तारीख आती है 21 अगस्त 1990 की।
21 अगस्त 1990 की सुबह जब जेल अथॉरिटी शंकर के सेल वाले ब्लॉक के मेन दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस ब्लॉक के दरवाजे की एक रेलिंग मुड़ी हुई है और इतनी मुड़ी है कि वहां से एक आदमी आराम से निकल सकता था। ये देखते ही उनके हाथ पैर फूल गए और जब वो अंदर शंकर के सेल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके सेल का दरवाजा खुला हुआ है और वो जेल से गायब है। इसके बाद जब दूसरे कैदियों को देखा गया तो पता चला कि शंकर के अलावा 4 और कैदी एल्डिन, शिवाजी, मोहन और सेल्वाराज भी गायब है। एक साथ 5 कैदियों के फरार होने से पूरे जेल महकमे में हड़कंप मच जाता है और ये आजादी के बाद पहली बार था जब कोई कैदी उस जेल से भागा हो। इस जेल ब्रेक की वजह से उसी दिन 12 जूनियर जेल ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर इसके अगले ही दिन तमिलनाडु की सरकार मद्रास सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट के चिल्लादुरई को भी जेल में हुई लापरवाही की वजह से सस्पेंड कर देती है। बाद में जब इस जेल ब्रेक की पूरी इंक्वायरी हुई तब जाकर उसमें पूरी कहानी सामने आई और पता चला कि उसको भगाने के लिए जेल के स्टाफ ने ही उसकी मदद की थी। दरअसल शंकर जेल में आने के बाद भी उस तरह से नहीं रहता था जैसे कि आम कैदी रहा करते थे, बल्कि वो वहां भी वैसे ही ऐशो आराम की जिंदगी जीता था जैसा कि वो बाहर जिया करता था और पैसों के दम पर उसका हर एक दिन शाही अंदाज में गुजरता था। कहते हैं कि उसे वहां हर वो चीज मुहैया कराई जाती थी जिसकी वो डिमांड करता था, चाहे वो सिगरेट हो, दारू हो या फिर चिकन। सिर्फ एक ही ऐसी चीज थी जो जेल में उसे नहीं मिलती थी और वो थी लड़कियां। बाकी किसी भी चीज की उसे कोई कमी नहीं थी। तो जेल में रहने के बावजूद भी वो अपने साथियों के साथ वहां मौज मस्ती से अपने दिन काट रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि जिस तरीके के उसने अपराध किए हैं उसके लिए उसे मौत की ही सजा होगी और उसे एक न एक दिन मरना होगा। इसलिए वो जेल से फरार होने के बारे में सोचने लगा। इसी के बाद उसने जेल के कई स्टाफ और ऊपर बैठे अधिकारियों को पैसों के दम पर खरीद लिया और जो नहीं बिके उन पुलिस वालों और नेताओं को ब्लैकमेल करने लगा कि वो उनके नाम कोर्ट में बता देगा और उसकी ये धमकी काम कर गई। जिसके बाद 20 अगस्त 1990 की रात को उनको भगाने का पूरा प्लान तैयार किया गया और उस रात उनके सेल को लॉक नहीं किया गया। उस रात शंकर के अलावा बाकी के चारों कैदी भी उसी के सेल में मौजूद थे, जो कि वैसे तो जेल के नियमों के खिलाफ था क्योंकि एक ही मामले के दूसरे अपराधी को जेल की एक सेल में नहीं रखा जा सकता, पर शंकर के लिए जेल के नामालूम कितने नियमों को ताक पर रखा गया। इसके अलावा जिस ब्लॉक में उसका सेल था उसके मेन दरवाजे की रेलिंग को भी मोड़ दिया गया था। जिसके बाद आधी रात के करीब ये पांचों अपनी सेल से बाहर निकले, फिर मेन दरवाजे से ब्लॉक से बाहर आए और रस्सी के सहारे जेल के पीछे वाली दीवार जिसके पीछे पार्क रेलवे स्टेशन था वो दीवार फांदकर गायब हो गए। इन्वेस्टिगेशन में उस दीवार पर से उन सभी लोगों के पैरों के निशान भी मिले थे। शंकर के भागने के फौरन बाद ही मद्रास पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी किया और उन्होंने पूरा जोर लगा दिया उसे ढूंढने के लिए। शंकर के भागने की वजह से पब्लिक में भी काफी गुस्सा था, इसलिए तमिलनाडु के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि खुद इस मामले की रिपोर्ट ले रहे थे और उनका यह था कि गौरी शंकर को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। हालांकि नेताओं के जितने राज शंकर के पास मौजूद थे उसे देखकर लग रहा था कि वो अब कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, या अगर पकड़ा गया तो जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा ताकि उन नेताओं के राज राज ही रह जाए। मगर ऐसा होता नहीं है। मद्रास की पुलिस सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही 5 में से 3 अपराधी शंकर, एल्डिन और शिवाजी को ओडिशा के राउरकेला से गिरफ्तार करके वापस मद्रास ले आती है और बाकी के 2 फरार कैदी मोहन और सेल्वराज की तलाश में लगी रहती है। इसी बीच इधर उसी साल दिसंबर 1990 में मद्रास के चेंगलपट्टू सेशन कोर्ट में इस मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। कोर्ट में शंकर यह मानता है कि उसी ने ये 6 मर्डर किए हैं, पर साथ में वो ये भी दलील देता है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है और उसे यह सब फिल्मों ने सिखाया है और उसके ऐसा बनने के पीछे सिर्फ फिल्मों का ही हाथ है। उसकी ये दलील उसे बचाने के लिए तो ना काफी थी, पर हाँ, ये समाज के लिए एक आईना था कि जिस तरह से फिल्मों में विलन को हीरो की तरफ पेश किया जाता है और उसके क्राइम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, उसका लोगों पर क्या असर होता है। और आजकल तो ये सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। खैर, इसके बाद ये मुकदमा आगे बढ़ता है और सभी गवाहों और सबूतों को सुनने और देखने के बाद ये तो साबित नहीं हो पाता कि जो 9 लड़कियां गायब हुई उसके पीछे शंकर और उसकी गैंग का हाथ है या नहीं, पर इसके अलावा जो 6 मर्डर उसने किए थे वो जरूर साबित हो जाता है। जिसके बाद निचली अदालत इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानती है और सिर्फ 6 महीने के अंदर ही अपना फैसला सुना देती है और इन 6 लोगों के मर्डर के इल्जाम में 31 मई 1991 को अदालत गौरी शंकर, एल्डिन और शिवाजी को सजाए मौत देती है। इसके अलावा उसके बाकी के 5 साथियों जयवेलु, राजारमन, रवि, पलानी और परम शिवम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। बाद में पुलिस बाकी के 2 फरार कैदियों में से मोहन को जब 25 जून 1992 को पुणे से और सेल्वराज को 20 अगस्त 1993 को बॉम्बे से गिरफ्तार करके लाती है तो उन दोनों को भी अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचता है और फिर सुप्रीम कोर्ट, और ये दोनों ही कोर्ट निचली अदालत के फैसले को कायम रखती है। पर गौरी शंकर अभी भी हार नहीं मानता और खुद को बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। वो कुछ मैगजीन को इंटरव्यू भी देता है और उसमें उसने जिन जिन नेताओं और तमिल फिल्म स्टार को लड़कियों की सप्लाई की उनका खुलासा भी करता है और इसकी वजह से काफी हंगामा भी होता है। जो 9 लड़कियां गायब हुई थी वो तो कभी बरामद नहीं हुई, मगर बाद में शंकर ने यह माना कि वो 9 लड़कियां भी उसी ने गायब करवाई थी और वो लड़कियां भी उसने नेताओं की हवस को पूरा करने के लिए उठवाई थी और जब उनसे काम निकल गया तो उसने उनको मरवाकर उनकी लाश गायब करवा दी। मगर इन सब खुलासों के बाद भी जैसा कि सबको मालूम था वैसा ही हुआ
उन नेताओं में से कभी किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया और जब सारा हो हल्ला खत्म हो गया तो आखिर में यह मामला भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और ये तीनों गौरीशंकर, एल्डिन और शिवाजी उनसे दया याचिका की अपील करते हैं और उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की सिफारिश करते हैं। तब भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और उन्होंने भी इन लोगों के क्राइम को देखते हुए इन तीनों की ही मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद 27 अप्रैल 1995 को सेलम सेंट्रल जेल में शंकर, एल्डिन और शिवाजी को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो कुल मिलाकर कहानी का निचोड़ यह था कि अगर गौरीशंकर के ऊपर पुलिस और नेताओं का हाथ नहीं होता तो वो ऑटो शंकर कभी नहीं बनता। वो ऑटो शंकर जिसका नाम भारत के सबसे खूंखार सीरियल किलर में गिना जाता है और उसका ऐसा बनने में फिल्मों का भी बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा ऑटो शंकर को दूसरे सीरियल किलर से अलग भी माना जाता है और वो इसलिए क्योंकि उसके पास इन सभी को मारने का कोई ना कोई मोटिव यानी मकसद था, जबकि आमतौर पर जो दूसरे सीरियल किलर होते हैं वो या तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए या फिर दिमागी तौर पर सही ना होने की वजह से सारे मर्डर करते हैं। बाद में ऑटो शंकर के ऊपर कई फिल्में भी बनी और कुछ किताबें भी लिखी गई और कहते हैं कि अगर आज वो जिंदा होता तो या तो वो कोई बहुत बड़ा डॉन होता या फिर पॉलिटिशियन, और एक क्रिमिनल पुलिस और पॉलिटिशियन का जो घालमेल होता है ये कहानी उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये थी मद्रास यानी चेन्नई के सबसे खूंखार सीरियल किलर गौरीशंकर उर्फ ऑटो शंकर की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।